नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं पूरे साल का स्पोर्ट्स करंट अफेयर। बिल्कुल। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम सिर्फ स्कोर कार्ड या मेडल की लिस्ट नहीं पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। हमने कई रिसर्च आर्टिकल्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स और अपने नोट्स से खेल जगत के सबसे अहम और चौंकाने वाले तथ्यों को निकाला है। हमारा मकसद है कि आप लोग बिना जानकारी के बोझ तले दबे खेल की दुनिया में हो रहे बड़े बदलावों को आसानी से समझ सके। और शुरुआत करते हैं उस खेल से जो भारत में किसी धर्म से कम नहीं है। मेरा मतलब है क्रिकेट। कोई खेल चर्चा पूरी ही नहीं होती। लेकिन इस बार बात सिर्फ चौके छक्कों की नहीं है, बात उस फिटनेस की हो रही है जो खिलाड़ियों के पसीने छुड़ा रही है। बीसीसीआई ने अब फिटनेस मापने के लिए योयो टेस्ट के साथ ब्रोंको टेस्ट भी लागू कर दिया है। हाँ, मुख्य कोच गौतम गंभीर इसे लेकर आए हैं। और श्रोताओं, जब मैंने इसके नियम पढ़े तो मेरी तो सच में सांस ही फूल गई। खिलाड़ियों को सिर्फ 6 मिनट में 1200 मीटर दौड़ना होता है। अरे बाप रे! हाँ, ये स्पीड और VO2 मैक्स को मापता है। मतलब ये क्रिकेटर्स हैं या ओलंपिक के मैराथन रनर। ये वाकई एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो क्रिकेट अब सिर्फ हाथ और आंख के तालमेल या टैलेंट का खेल नहीं रह गया है। आपने VO2 मैक्स का जिक्र किया। आसान भाषा में समझें तो ये इस बात की माप है कि जब आप पूरी ताकत से दौड़ रहे होते हैं तब आपके फेफड़े कितनी कुशलता से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ब्रोंको टेस्ट दरअसल एथलेटिक्स और रग्बी जैसे खेलों में होता था। अच्छा, रग्बी में? बिल्कुल। इसे क्रिकेट में लाने का सीधा मतलब है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टिकने के लिए आपको एक एलीट एथलीट होना ही पड़ेगा। केवल हुनर होना अब काफी नहीं है। और शायद इसी फिटनेस और कड़े अनुशासन का नतीजा हमें मैदान पर दिख भी रहा है। चलिए महिला क्रिकेट की बात करते हैं। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये भारत का पहला खिताब है। दीप्ति शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में गजब की गेंदबाजी करते हुए 22 विकेट चटकाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी। और फाइनल का प्रदर्शन तो कमाल ही था। हाँ, फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रही। ये जीत भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक वाटरशेड मूवमेंट है, यानी एक युगांतरकारी पल। दीप्ति का 22 विकेट लेना दिखाता है कि भारतीय स्पिन अटैक दुनिया में सबसे घातक क्यों माना जाता है। सही कहा। इस विश्व कप की जीत का असर ये होगा कि अब देश के छोटे छोटे शहरों से लड़कियां क्रिकेट को अपना करियर बनाने के लिए आगे आएंगी। बिल्कुल। और प्रेरणा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भारत ने पहले ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप में भी अपना परचम लहराया है। ये बहुत शानदार खबर थी। कप्तान दीपिका TC की अगुवाई में भारत ने नेपाल को फाइनल में 7 विकेट से हराया। सबसे खास बात ये रही कि इस टूर्नामेंट को भारत और श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया था। ये समावेशी खेलों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। ब्लाइंड विश्व कप को जिस तरह से आयोजित किया गया और भारत ने जो प्रदर्शन किया, वो साबित करता है कि खेल में जुनून हो तो शारीरिक बाधाएं कोई मायने नहीं रखती। चलिए कुछ और शानदार रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने T20 इंटरनेशनल में कमाल कर दिया है। उन्होंने सिर्फ 64 मैचों में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। वो ऐसा करने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन गए हैं। हाँ, और दुनिया में राशिद खान के बाद दूसरे। अर्शदीप का ये रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि T20 में तेज गेंदबाजों को सबसे ज्यादा मार पड़ती है। बिल्कुल, खासकर आखिरी ओवरों में। डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए इतनी जल्दी 100 विकेट लेना उनकी सटीकता और मानसिक मजबूती को दर्शाता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे एक दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन संन्यास के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में सिडनी थंडर के लिए खेलने जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खबर है। बीसीसीआई के नियम तो हम जानते ही हैं कि कोई भी अनुबंधित भारतीय खिलाड़ी विदेशी लीग नहीं खेल सकता। तो अश्विन का यह कदम कितना बड़ा है? ये एक बहुत ही रोचक घटनाक्रम है। चूंकि अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो वो बीसीसीआई के उस कड़े नियम के दायरे से बाहर आ गए हैं। अच्छा, तो अब वो फ्री है? बिल्कुल। इसका महत्व ये है कि आने वाले समय में हम कई और भारतीय दिग्गजों को संन्यास के बाद दुनिया भर की T20 लीग्स में खेलते हुए देख सकते हैं। इससे फैंस को अपने चहेते सितारों को नए अवतार में देखने का मौका मिलेगा। हाँ, ये तो मजेदार होगा।
वैसे इसी कड़ी में हमें हैदराबाद की लेफ्ट आर्म स्पिनर गौहर सुल्ताना के योगदान को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। बिल्कुल, उनके नाम वनडे में 66 और टी20 में 29 विकेट हैं। भारतीय महिला स्पिन गेंदबाजी की नींव मजबूत करने में उनका बड़ा हाथ रहा है। सही कहा। अब थोड़ा टेस्ट और घरेलू क्रिकेट का रुख करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज हुई, उसका नाम अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी हो गया है। और 2025 की ये सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। मोहम्मद सिराज ने भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए और शुभमन गिल ने रनों का अंबार लगाते हुए 754 रन बनाए। गिल और इंग्लैंड के हैरी ब्रुक दोनों को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। ये सीरीज टेस्ट क्रिकेट का बेहतरीन विज्ञापन थी। 2-2 का ड्रॉ ये दिखाता है कि दोनों टीमें कितनी बराबरी पर थीं। गिल का 750 से ज्यादा रन बनाना इस बात का संकेत है कि भारतीय बल्लेबाजी का भविष्य एकदम सुरक्षित हाथों में है। और घरेलू क्रिकेट में भी रोमांच कम नहीं था। दिलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन ने मजबूत मानी जाने वाली साउथ जोन को हरा दिया। सारांश जैन ने 16 विकेट लिए। हाँ, और रजत पाटीदार ने 382 रन बनाए। इसके अलावा एक खबर जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, 2026 का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे और नामीबिया होस्ट करने वाले हैं। नामीबिया पहली बार कोई आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहा है। सेंट्रल जोन की जीत दिखाती है कि अब भारत में क्रिकेट का टैलेंट सिर्फ बड़े महानगरों या पारंपरिक राज्यों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। और नामीबिया की खबर तो क्रिकेट के वैश्विक विस्तार के लिए शानदार है। जब ऐसे नए देश आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करते हैं तो वहाँ के स्थानीय बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ती है और वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होता है। चलिए अब क्रिकेट के मैदान से बाहर निकलते हैं और फुटबॉल के बदलते परिदृश्य पर नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। अच्छा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को पूरे 13 साल बाद कोई स्वदेशी यानी भारतीय कोच मिला है, खालिद जमील। उन्होंने स्पेन के मानुलो मार्केस की जगह ली है। ये एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला है। और महिला टीम की कमान भी क्रिस्पिन छेत्री के हाथों में है। विदेशी कोच अक्सर तकनीकी रूप से बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन एक स्वदेशी कोच भारतीय खिलाड़ियों की मानसिकता, हमारी स्थानीय खेल संस्कृति और जमीनी स्तर की चुनौतियों को बहुत गहराई से समझता है। हाँ, वो कनेक्शन अलग ही होता है। बिल्कुल। खालिद जमील का आना भारतीय कोचों के लिए एक बड़ा संदेश है कि अगर आप मेहनत करें तो राष्ट्रीय टीम का दरवाजा आपके लिए भी खुल सकता है। घरेलू फुटबॉल की बात करें तो 78वीं संतोष ट्रॉफी में पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर अपना 33वां खिताब जीत लिया है। ऐसा लगता है जैसे बंगाल में फुटबॉल का पुराना जादू वापस आ रहा है। हाँ, और क्लब लेवल पर भी। बिल्कुल। आईएसएल में मोहन बागान सुपर जायंट ने बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हराकर अपना घरेलू डबल पूरा कर लिया है। मोहन बागान और पश्चिम बंगाल का यह प्रदर्शन भारतीय फुटबॉल के उस सुनहरे दौर की याद दिलाता है जब क्लब फुटबॉल में उनका एक तरफा दबदबा हुआ करता था। अगर हम फुटबॉल के वैश्विक मंच की बात करें तो यूईएफए सुपर कप में पीएसजी ने टॉटनहम हॉटस्पर को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। एक कड़ा मुकाबला। लेकिन जो खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है फीफा वर्ल्ड कप 2026। श्रोताओं, इस बार वर्ल्ड कप कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में हो रहा है और पहली बार इसमें 32 की जगह 48 टीमें हिस्सा लेंगी। फीफा का ये कदम खेल को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने की दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल। पहले कई बेहतरीन टीमें सिर्फ इसलिए वर्ल्ड कप नहीं खेल पाती थीं क्योंकि स्लॉट कम होते थे। 48 टीमों का मतलब है कि अब एशिया और अफ्रीका के कई छोटे देशों को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का बराबर मौका मिलेगा। फुटबॉल से अब चलते हैं उस खेल की तरफ जिसने हमें ओलंपिक में अनगिनत खुशियां दी हैं, हॉकी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमें आज उन दिग्गजों को याद करना चाहिए जिन्होंने भारतीय हॉकी का इतिहास लिखा है। बिल्कुल। हाल ही में वंदना कटारिया ने संन्यास लिया है। 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच और 158 गोल, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। उन्होंने महिला हॉकी को एक नई आक्रामकता दी। इसके अलावा 1972 म्यूनिक ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता गोलकीपर मैनुअल फ्रेडरिक का भी हाल ही में निधन हो गया। ये एक दुखद खबर थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी पीढ़ियों में भारतीय हॉकी को एक नई दिशा दी। बिल्कुल, उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। और खुशी की बात यह है कि नई पीढ़ी उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस चैंपियनशिप में हॉकी पंजाब ने झारखंड को 4-3 से रोमांचक मुकाबले में हराया।
सब जूनियर स्तर पर जो रोमांच हम देख रहे हैं वो सुनिश्चित करता है कि हमारी टैलेंट पाइपलाइन मजबूत रहे। हाँ, और सुल्तान अजलान शाह कप जो मलेशिया में होना है, उसके लिए संजय राणा को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। जब तक पंजाब और झारखंड जैसे राज्यों से नई प्रतिभाएं आती रहेंगी, भारतीय हॉकी का भविष्य सुरक्षित है। वहीं वैश्विक स्तर पर पैन अमेरिकन कप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में अर्जेंटीना ने खिताब जीतकर 2026 FIH विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। अर्जेंटीना का दबदबा हॉकी में हमेशा से रहा है। ठीक है, अब हम एक ऐसे सेगमेंट में प्रवेश कर रहे हैं जहां भारत पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, रैकेट स्पोर्ट्स और शतरंज यानी चेस। चेस में तो हम कमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो दिव्या देशमुख की बात करनी होगी। क्या कमाल की खिलाड़ी हैं। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने महिला शतरंज विश्व कप जीत लिया। और फाइनल में किसे हराया? हमारी ही दिग्गज कोनेरू हम्पी को, और इसी के साथ वो सीधे ग्रैंड मास्टर बन गईं। दिव्या का इतनी कम उम्र में विश्व कप जीतना और हम्पी जैसी लेजेंड को हराना भारतीय शतरंज में एक स्पष्ट जेनरेशनल शिफ्ट का प्रतीक है। बिल्कुल, ये बताता है कि आज के युवा खिलाड़ी दिग्गजों के सामने दबाव में नहीं आते। और शायद इसी विकास को देखते हुए फीडे ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। 2025 का चेस वर्ल्ड कप जो गोवा में होने वाला है, उसकी ट्रॉफी का नाम अब विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी कर दिया गया है। ये विश्वनाथन आनंद के उस योगदान का सबसे बड़ा सम्मान है जिसने भारत में शतरंज की पूरी एक पीढ़ी खड़ी कर दी। हाँ, आज हमारे पास जो इतने सारे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, वो सब आनंद इफेक्ट का ही नतीजा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। चेस अब सिर्फ लकड़ी के बोर्ड पर नहीं खेला जा रहा, ये ई स्पोर्ट्स में भी छा गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। पहले चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीत दर्ज की और भारत के अर्जुन एरेगासी चौथे स्थान पर रहे। अगर कोई सोच रहा है कि ई स्पोर्ट्स चेस क्या है, तो मैं बता दूं कि ये ऑनलाइन खेला जाता है, बहुत तेज गति से, जहां स्क्रीन पर खिलाड़ियों को सेकंड्स के 100वें हिस्से में फैसले लेने होते हैं। ये शतरंज का आधुनिकीकरण है। पारंपरिक शतरंज एक शांत कमरे में घंटों चलता है, लेकिन ई स्पोर्ट्स के साथ जुड़कर ये एक बिल्कुल नई युवा और डिजिटल ऑडियंस तक पहुंच रहा है। अर्जुन का चौथे स्थान पर आना दिखाता है कि भारतीय खिलाड़ी इस नए डिजिटल फॉर्मेट में भी खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। टेनिस और बैडमिंटन में भी हमें कुछ ऐसा ही बदलाव देखने को मिल रहा है। टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में अब पुराने दिग्गजों की जगह नए सितारों ने ले ली है। हाँ, अल्कराज और सिनर जैसे खिलाड़ी। बिल्कुल, कार्लोस अल्कराज ने इस साल US ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों जीत लिए, तो यानिक सिनर ने विंबलडन पर कब्जा किया। महिलाओं में फ्रेंच ओपन कोको गॉफ ने जीता। ये नई पीढ़ी है। लेकिन भारतीय फैंस के लिए एक बहुत ही भावुक पल भी आया। हमारे 44 साल के दिग्गज रोहन बोपन्ना ने 22 साल के लंबे करियर के बाद संन्यास ले लिया है। वो सबसे उम्रदराज वर्ल्ड नंबर 1 और ग्रैंड स्लैम डबल्स चैंपियन रहे। बोपन्ना का करियर खेल विज्ञान और दृढ़ इच्छा शक्ति की एक मिसाल है। सच में। अगर कोई खिलाड़ी 40 की उम्र के बाद ग्रैंड स्लैम जीत रहा है और वर्ल्ड नंबर 1 बन रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने शरीर और अपनी फिटनेस को किस स्तर पर मेंटेन किया होगा। ये हर युवा एथलीट के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। बैडमिंटन में हमारे लक्ष्य सेन ने 2025 का ऑस्ट्रेलिया ओपन अपने नाम कर लिया है। और एक बहुत अच्छी खबर यह है कि 2026 की बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी नई दिल्ली को मिली है। वर्ल्ड चैंपियनशिप का भारत आना इस बात का सबूत है कि विश्व बैडमिंटन संघ भारत को एक बहुत बड़े बाजार और पावर हाउस के रूप में देखता है। टेबल टेनिस और स्क्वैश से भी कुछ दिलचस्प खबरें हैं। 7 कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीतने वाले हमारे अचंत शरद कमल ने अब पैडल्स रख दिए हैं, यानी संन्यास ले लिया है। एक महान करियर का अंत। लेकिन उनकी जगह लेने के लिए नई उम्मीद आ गई है। श्रीजा अकुला, वो वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट जो नई दिल्ली में हुआ, उसमें महिला एकल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। शानदार। और 15 साल के लंबे इंतजार के बाद स्क्वैश में अनाहत सिंह ने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आप देख रहे हैं कैसे एक चैंपियन के मन से हटते हैं दूसरा युवा खिलाड़ी उसकी जगह ले रहा है। बिल्कुल। यही एक परिपक्व खेल राष्ट्र की निशानी होती है, जहां निर्भरता किसी एक खिलाड़ी पर नहीं होती। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा के उस हिस्से में आ गए हैं जहां हम बात करेंगे भविष्य की, नए खेलों की, ओलंपिक की और उन सितारों की जो हमें हैरत में डाल रहे हैं। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। लॉस एंजलिस में जो 2028 का ओलंपिक होने वाला है, उसमें 5 नए खेलों की एंट्री हो रही है। क्रिकेट, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, लैक्रोस और पहली बार डेब्यू करने वाले फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। फ्लैग फुटबॉल काफी दिलचस्प है।
हाँ, फ्लैग फुटबॉल सुनकर शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये अमेरिकन रग्बी या फुटबॉल का एक हल्का वर्जन है, जहां खिलाड़ियों को गिराने या टैकल करने के बजाय उनकी कमर पर बंधा एक रिबन खींचना होता है। ये तेज है, सुरक्षित है और बहुत मजेदार है। बिल्कुल। ओलंपिक कमेटी अब ऐसे खेलों को अपना रही है जो तेज गति वाले हों और जो युवा दर्शकों को टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर बांधे रख सकें। और क्रिकेट की वापसी। क्रिकेट की वापसी तो सीधे तौर पर दक्षिण एशियाई देशों की उस विशाल आबादी को ओलंपिक से जोड़ने की रणनीति है जो अभी तक ओलंपिक को उतनी तवज्जो नहीं देती थी। पैरालंपिक खेलों की लेगेसी की बात करें तो 1972 के पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय मुरलीकांत राजाराम पेटकर को अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर आपको याद हो तो हाल ही में आई फिल्म चंदू चैंपियन उन्हीं के जीवन पर आधारित थी। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है उनकी। और हमारे वर्तमान पैरा एथलीट अजीत सिंह ने भी जैवलिन की F46 श्रेणी में सिल्वर मेडल जीता है। यह देखना बहुत सुखद है कि पैरालंपिक खिलाड़ियों को अब वो सम्मान और शोहरत मिल रही है जिसके वे हमेशा से हकदार थे। चंदू चैंपियन जैसी मुख्यधारा की फिल्मों से उनकी कहानियां घर घर पहुंच रही हैं, जो समाज में दिव्यांगों के प्रति नजरिया पूरी तरह से बदल रही है। और नजरिया बदलने की बात उठी है तो मैं आप लोगों को एक ऐसा तथ्य बताने जा रही हूं जिसे सुनकर शायद आप अपनी जगह से उछल पड़ें। हमारी पैरा आर्चर यानी तीरंदाज शीतल देवी, जिनके हाथ नहीं है और जो पैरों से तीर चलाती हैं, उन्हें सामान्य यानी नॉन पैरा जूनियर आर्चरी टीम में चुन लिया गया है। यह अद्भुत है। जी हाँ, वो अब सामान्य खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला करेंगी। ये तो मेरे लिए अविश्वसनीय है। यह वास्तव में मानवीय क्षमता की सबसे बड़ी जीत है। शीतल देवी का नॉन पैरा टीम में चुना जाना सिर्फ खेल जगत के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक केस स्टडी है। ये बताता है कि असंभव शब्द केवल हमारे दिमाग की एक उपज है। जब तकनीक, ट्रेनिंग और जिद एक साथ मिलते हैं तो कोई भी शारीरिक बाधा आपको रोक नहीं सकती। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। ऐसे ही कुछ और नए और अनोखे कीर्तिमान भी बने हैं। चंडीगढ़ की सिर्फ 17 साल की स्केटिंग प्लेयर जानवी जिंदल ने एक ही महीने में फ्री स्टाइल स्केटिंग में 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाले। अब उनके नाम कुल 11 रिकॉर्ड हैं। कमाल की फिटनेस और फोकस चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। आनंद कुमार वेल कुमार ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के 1000 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। और रमेश बुदिहाल ने एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत को उसका पहला ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो स्केटिंग और सर्फिंग जैसे खेल भारत में पहले कभी मुख्यधारा का हिस्सा नहीं थे। हाँ, ये तो बीच या पार्कों तक ही सीमित थे। ये इस बात का स्पष्ट सबूत है कि भारतीय युवा अब ग्लोबल ट्रेंड्स को न सिर्फ अपना रहे हैं बल्कि बिना किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के उनमें वर्ल्ड क्लास प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और ग्लोबल ट्रेंड्स की बात हो ही रही है तो पिकल बॉल का जिक्र करना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते कि पिकल बॉल क्या है तो इसे टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का एक मजेदार मिक्सचर समझ लीजिए, जो आजकल दुनिया भर में तेजी से वायरल हो रहा है। हाँ, आजकल हर कोई इसे खेल रहा है। और अच्छी खबर ये है कि दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में पहली पिकल बॉल लीग का आयोजन होने जा रहा है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स का जल्दी से एक राउंड अप लेते हैं। कजाकिस्तान में हुई एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने तहलका मचा दिया। हमने 99 मेडल जीते हैं, जिनमें से 50 गोल्ड हैं। और हम नंबर 1 रहे। एशियन रेसलिंग में भारत ने 10 मेडल जीते, जिसमें मनीषा भानवाला का 62 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड शामिल है। प्रो कबड्डी लीग के सीजन 12 में दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को 31-28 से हराकर खिताब जीता, जहां अयान लोचाबा टॉप स्कोरर रहे। हाँ, पहली बार हुई आर्चरी प्रीमियर लीग में राजपूताना रॉयल्स ने बाजी मारे। बिलियर्ड्स में सौरव कोठारी ने महान पंकज आडवाणी को हराकर वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब जीता और स्नूकर में अनुपमा रामचंद्रन वर्ल्ड चैंपियन बनी। और हाँ, भारत 2026 में वर्ल्ड आर्म रेसलिंग यानी पंजा लड़ाना चैंपियनशिप की मेजबानी भी करेगा, जिसमें 75 देशों के खिलाड़ी आएंगे। ये तो बहुत मजेदार होने वाला है। इसके अलावा श्रीनगर के खूबसूरत डल झील में पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जिसका शुभंकर हिमालयन किंगफिशर रखा गया। और 2027 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स माल्टा में आयोजित होंगे, जिस पर बात करना जरूरी है। भारत की हैमर थ्रोअर मंजू बाला पर नाडा द्वारा
डोपिंग उल्लंघन के लिए 5 साल का बैन लगाया गया है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। डोपिंग आज खेलों के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। भारत में नाडा और वैश्विक स्तर पर वाडा का काम खेलों में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता बनाए रखना है। बिल्कुल। हम या किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हमारा काम सिर्फ तथ्य बताना है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि नियम सभी एथलीट्स के लिए समान हैं। बिल्कुल। खेल भावना और क्लीन स्पोर्ट्स को बनाए रखने के लिए ऐसी संस्थाओं की भूमिका और उनके कड़े नियम बहुत अहम होते हैं। सही कहा आपने। और खेल के इसी रोमांच, संघर्ष और पर्दे के पीछे की मेहनत हो अगर आप और करीब से समझना चाहते हैं, तो भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा ए शॉट एट हिस्ट्री जरूर पढ़ें, जिसे उन्होंने मशहूर खेल पत्रकार रोहित ब्रिजनाथ के साथ मिलकर लिखा है। ये